दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत के अंदर भारत के ही तैयार किए गए कावेरी इंजन की मांग तेज हो चुकी है। लगातार लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, लोग लगातार सोशल मीडिया पर फंड कावेरी इंजन ट्रेंड करा रहे हैं ताकि भारत सरकार की इस पर नजर जाए और हमारी तरफ से तैयार किए गए कावेरी इंजन को और ज़्यादा फंड मिल पाए ताकि हम अपने इस फाइटर जेट इंजन को एडवांस लेवल पर डेवलप कर पाएँ, इसके डिज़ाइंस को बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर पाएं। और ऐसा इसलिए, और इसके पीछे खास वजह है तीन बड़ी ताकतें, जिसमें पहली ताकत है अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरा है फ्रांस। इस समय भारत अपने एडवांस जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने के लिए इंजन्स के लिए बातचीत कर रहा है, जिसमें तीनों ही देश शामिल हैं। लेकिन इन तीनों ही देशों के साथ जब हम सोर्स कोड की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं या फिर आईपी राइट्स मांगते हैं, तब ये देश पीछे मुड़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए कि अगर आईपीज भारत के पास आ गई तो भारत उन्हीं इंजन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर लेगा। फिर इन देशों का धंधा जो भारत के अंदर चल रहा है वो काफी हद तक इम्पैक्ट होगा और इसीलिए कोई भी देश आईपीएस शेयर नहीं करना चाहता। एंड दैट इज वेरी राइट टाइम कि इंडिया को अपने खुद के इंजन पर बड़े स्केल पर काम करना चाहिए ताकि डिपेंडेंसी हम रिड्यूस कर पाए। दूसरी अपडेट भारत के आईएनएस विक्रमादित्य से सामने निकल के आ रही है, जिसमें से बराक 1 मिसाइल सिस्टम को हटा करके डीआरडीओ ने VLSRSAM लगाने का फैसला कर लिया है। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल डिप्लोमेसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले बात की जाए कावेरी इंजन की, तो पूरी हिस्ट्री से लेकर के अब तक की अगर सारी डिटेल्स आपको बताएं तो कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब भारत ने स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का निर्णय लिया और जीटीआरई, जिसे हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, 1989 में इस परियोजना की जिम्मेदारी इस संस्था को सौंपी जाती है। और कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे KEDP नाम दिया गया, इसकी शुरुआत हो गई। लगातार भारत ने इसमें काम किया, रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग सब कुछ भारत की तरफ से की गई और कंक्लूजन ये सामने निकल के आया कि भारत जिस तेजस विमान को तैयार कर रहा है उसमें हम इस इंजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट हमारी एडवांस स्टेज पर नहीं हो पाई और डिसाइड किया गया कि अब हम इसमें अमेरिकन मेड F404 एंड F414 इंजन्स का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेड। और अमेरिका ने कहा कि इसमें किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी शेयरिंग भारत के साथ नहीं की जाएगी, डायरेक्टली भारत को इंजन एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जो इंजन्स भारत को 2 साल पहले मिल जाने चाहिए थे वो अमेरिका ने अब सप्लाई किए हैं, जिसमें से कुछ गिने चुने इंजन ही भारत पहुंचे हैं। अब कावेरी की बात की जाए तो कावेरी की तैयारी ये थी कि ये 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट आसानी से जनरेट कर सकता है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी भारत के लिए बने हुए हैं। लगातार हम इसको सुधार रहे हैं, हर तरीके की टेस्टिंग इस इंजन को लेकर के कर रहा है। 2016 में डीआरडीओ ने इस परियोजना को फिर से बड़े स्केल पर शुरू किया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अब भी हमारे हाथ बहुत बड़ी सफलता नहीं लगी है। अंडर 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को तो हम आसानी से इस इंजन से जनरेट करा ले रहे हैं, जो कि कई प्रकार के मिसाइल्स और छोटे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाती है और कई प्रकार के यूएवीज के लिए। लेकिन अगर बात की जाए फाइटर जेट की तो शायद ये इंजन फिट नहीं बैठता। और ज़्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो ये इंजन टर्बो फैन है, यह तेज रफ्तार में उड़ान भर सकता है, बहुत ही कम फ्यूल कंज्यूम करता है और ये फाइटर जेट्स ड्रोन के लिए बेस्ट इंजन बताया गया। अभी ये इंजन 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंच चुका है, जबकि इसका टारगेट है 78 किलो न्यूटन। तेजस जैसे हल्के विमानों को उड़ाने के लिए इतना थ्रस्ट परफेक्ट है। इसका वजन करीब 1180 किलोग्राम का है और इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये ऊंचाई और हाई स्पीड दोनों पर बहुत अच्छे से काम कर पाए। यह सिर्फ तेजस से नहीं बल्कि कई प्रकार के ड्रोन्स, कार्गो प्लेन, सिविल एविएशन में भी काम आ सकता है और 4 अलग अलग वेरिएंट्स में इसकी टेस्टिंग भी हमने रशिया के अंदर लास्ट ईयर कंप्लीट कर ली है। इसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबस्टर और टर्बाइन है, जो कि इसे अलग अलग जरूरत के हिसाब से फिट बनाती हैं। नाउ कावेरी को डीआरडीओ और जीटीआरई ने बनाया है। फ्रांस की कंपनी स्कोमा साफरान ने भी इसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प की है, खासकर M884E कोर के लिए, जिसे 88.9 से लेकर के 99 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट मिल सकता है। ये पार्टनरशिप भारत के लिए दुनिया टॉप फाइटर जेट इंजन बनाने वाले कंट्रीज में शामिल करती है। लेकिन अभी भी भारत लगातार कई देशों के साथ कांटेक्ट में है कि हमें कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का इंजन मिल जाए, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और रूस तीनों शामिल हैं। कोई भी भारत को
आईपीएस शेयर करने की बात नहीं कर रहा है। कई बार सिर्फ जिक्र किया गया है कि हम भारत के साथ आईपीएस शेयर करेंगे, लेकिन कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके हथियारों की सप्लाई सडनली ड्रॉप हो जाए। और इसके पीछे वजह हमने आपको बताया कि अगर भारत को आईपीएस मिल जाती है तो डेफिनेटली भारत मल्टीपल डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर पाएगा, जो कि इन देशों के बिजनेस पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं बैठता। तो आपके हिसाब से भारत को अब फंड बढ़ाने चाहिए कावेरी इंजन के लिए या फिर नहीं, ताकि हम किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना रहें, हमारे रिलेशन जैसे न्यूट्रल चल रहे थे वैसे चलते रहें, लेकिन हमें अपनी डिफेंस पावर इंडिपेंडेंटली इंक्रीज करनी होगी। कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को जल्द ही अपनी हवाई क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करने का मौका मिलेगा। वर्तमान में इस युद्धपोत पर इजरायल की बराक 1 मिसाइल तैनात की गई है, लेकिन 2026 और 27 तक डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे VLSR सैम के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल करेगी। तो पहले आप देख पाएंगे कि भारत ने रिप्लेसमेंट शुरू कर दी है फॉरेन इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट्स की, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम आज के टाइम पर भी अपने इंजन्स की फंड्स को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली हमें 3 से 4 सालों बाद उसके आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज़ वेरी राइट टाइम कि आने वाले समय में भारत के कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, इवन चाइना के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और ये सिचुएशन भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी। वहीं डिटेल्स की बात की जाए तो आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का एक प्रमुख विमान वाहक पोत है, जो कि भारत को हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। यह पोत वर्तमान में इजरायल की बराक 1 मिसाइल से लैस है, जो कि ड्रोन, विमान, एंटीशिप मिसाइलों और कई प्रकार के हवाई खतरों से निपट सकता है। बराक 1 एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, जिसका मतलब यह है कि छोटी दूरी से आने वाले खतरों को आसानी से नष्ट कर सकता है और इसे स्पेशली उसी के लिए डिजाइन किया गया है। यह 8 सेल कंटेनर में तैनात होती 500 मीटर दूरी पर हवाई खतरों को आसानी से रोक सकती है और इसकी रेंज केवल 10 से 12 किलोमीटर की है। और अब जो डेटा हम आपको बताने वाले हैं ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि साल 2017 में भारतीय नौसेना ने बराक 1 को रिप्लेस करने की तैयारी शुरू कर दी और अब जाकर के 2026-27 तक हमें आउटपुट देखने को मिलेगा कि हम इसमें अपनी स्वदेशी मिसाइल को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। जहां भारत की तरफ से तैयार की गई वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर बेस्ड है, लेकिन ये वो सेम मिसाइल नहीं है और इसे नौसेना युद्ध पर तैनात करने के लिए ही स्पेशल डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य बराक 1 को बदलना और जहाजों को हवाई खतरे, विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और समुद्र में आने वाले किसी भी एंटीशिप मिसाइल से बचने की तैयारी है और डेफिनेटली हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि इसके टेस्ट ऑलरेडी लास्ट ईयर किए गए हैं और भी टेस्ट किए जाने हैं। टेक्निकल डिटेल्स, फैक्चुअल डिटेल्स आपको बताएं तो इसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर की है, जो कि बराक की 10-12 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है। इसकी स्पीड 4.5 मैक के आसपास है, जो कि बराक से और ज्यादा एडवांस बन जाती है। नेविगेशन इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक्टिव रडार, होमिंग, कई प्रकार के LOBL, LOAL से अपडेट करते हुए अपने आप को लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका वजन करीब 170 किलोग्राम का होगा, लंबाई लगभग 4 मीटर के आसपास और डायमीटर 178 मीटर्स के आसपास रहेगा। बाकी क्या कुछ कहना है भारत की इस तैयारी पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल डिप्लोमेसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहां पर भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।